गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में है क्या? एक्चुअल में टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डाटा को देख रहे हैं। व्हेन क्वांटिटेटिव डाटा आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस द रिजल्टिंग स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होगी उसे अपन क्या कहेंगे? टाइम सीरीज कहेंगे कि 2001, 2002, 2003 इस तरीके से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा जो टाइम है 2001, 2002, 2003 वगैरह ये। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी डाटा ले रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट ले रहे हैं, सेल्स ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। टाइम सीरीज जो है वो एक इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि साल जो है वो एक एक साल अपन लेंगे, 2001, 2002 इस तरीके से। टाइम सीरीज के एग्जांपल एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ स्टील, वीकली सेल, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, किसी भी तरीके से अपन बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है टाइम सीरीज का? ये भी सिंपल सही है कि अपने को एक तो पास्ट बिहेवियर पता चलता है कि भाई जैसे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। फ्यूचर का फोरकास्ट करने में मदद पता चलता है, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन का अगर टाइम सीरीज से देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि भाई ये कंटिन्यूस इसका ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो अपन आगे भी इसको क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्स के डाटा इस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं तो अपन प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे कहाँ जाएगा। कंपेरिजन विथ अदर सीरीज, एक जैसे ये जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट है, उसकी आपने टाइम सीरीज बनाई और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की टाइम सीरीज बनाई, तो आप कंपेयर कर सकते हो भाई किस तरीके से इनके एक्सपोर्ट के अंदर काम चल रहा है और चेंज किस तरीके से हो रहा है, वो भी यहाँ पर क्या कर पाएंगे? हम कंपेयर कर पाएंगे। ओरिजिनल डाटा ऑफ टाइम सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट एज अंडर। वो कह रहा है कि भाई जो ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब कि जैसे आज इस साल हमने एक्सपोर्ट जो हुआ है वो मान लीजिए 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये जो 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है या फिर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को डिसाइड करने में क्या क्या चीज़ें काम आई होगी। एक तो ट्रेंड वैल्यू, मतलब कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए होंगे कि भाई अब भारत आज़ाद हुआ तब से, उससे पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे पहले से बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया, एक्सपोर्ट के ऊपर जो इंक्रीज करने की कोशिश की गई, इस वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा जो है वो सीजनल, पर्टिकुलर कुछ पीरियड के अंदर भी जो है वो सेल बढ़ती है, उसका भी इफेक्ट आया होगा। उसके अलावा साइक्लिकल इफेक्ट आया होगा। साइक्लिकल इफेक्ट कैसे? जैसे आप देख देख सकते हो कि भाई एक टाइम के अंदर जो है वो इंग्लैंड जो है वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, फिर वो क्या हुआ? सिमट गया। फिर उसके बाद में अमेरिका जो वो डेवलप हुआ। अब अमेरिका जो वो नीचे जा रहा है और चाइना जो वो कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है। और
इंडिया भी जो वो क्या है डेवलपिंग फेज के अंदर है, वो भी ऊपर की साइड के अंदर जा रहा है, और फिर अमेरिका जो वो नीचे की साइड में जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूस बहुत सारी चीज़ें जो वो चलती रहती है, तो ये साइक्लिकल इफेक्ट होगा। और कुछ जो है वो इरेगुलर भी हो सकता है, जिनके कारण भी ये जो है वो चेंज आ सकता है। क्लियर है? तो ये जो है 4 फैक्टर काम करते हैं। ट्रेंड वैल्यू, ये जो है ये किसके बारे में बात करता है? लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, और ये लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, और ये तीनों जो है वो शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन, ये दोनों जो है इनको रेगुलर कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है इनको अलग से, ये जो दोनों हैं वो रेगुलर में है और ये इरेगुलर में। जैसे ये कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो दो हो जाते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म और सेक्युलर ट्रेंड या फिर ट्रेंड वैल्यू जिसे कहते हैं, और एक जो है वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या पीरियोडिक वेरिएशन जिसे कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन जो वो क्या कर देता है, जैसे वो कहता है कि ओरिजिनल वैल्यू जो वो मान लीजिए उन्होंने कहा कि ओरिजिनल वैल्यू जो वो 5,000 है, और इसमें ट्रेंड वैल्यू जो है वो उनकी 4,000 है। मतलब ट्रेंड वैल्यू मतलब ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म की वजह से वो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कितना है। नमस्ते जी, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कितना हो जाएगा, ये टोटल ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें से अगर लॉन्ग टर्म हटा दोगे तो बाकी क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बचेगा। समझ पा रहे हो बात? तो टोटल जो आपका वैल्यू है वो कह रहे हैं कि हम मेनली अगर देखें तो उसमें दो चीजें का इफेक्ट आ सकता है, एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकता है और एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ सकता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन किस तरीके से पता करेंगे, तो ओरिजिनल डाटा में से अपन क्या करते हैं, ट्रेंड वैल्यू अगर हटा दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ जाएगा। सेम वैसा वैसा जो है वो ये भी कहा जा सकता है कि टोटल में से अगर ओरिजिनल वैल्यू में से शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, ट्रेंड जो है वो मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है वो मेन कैटेगरी। अब जब हम शॉर्ट टर्म के अंदर जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर वापस इसकी क्या की गई है, दो कैटेगरी की गई है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो वापस क्या कर रखी है, दो कैटेगरी कर रखी है। एक तो सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन कौन से, जो कस्टम वगैरह इनके कारण जो वो आ रहे हैं, और दूसरे जो वो साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन जो वो कौन सा है, बिजनेस साइकिल से, याद रखिएगा। और बाकी जो है वो इरेगुलर है। इरेगुलर या जिसे अपन और जिसका नाम रहते हैं रैंडम, कि जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी कोई भी एकदम से चेंज आ जाए। क्लियर है? तो वो कौन से होंगे, इरेगुलर होंगे। क्लियर है? सेकुलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मूवमेंट ओवर ए लॉन्ग टाइम, सेकुलर ट्रेंड कहें या लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहें, ये क्या होगा, लंबे समय के अंदर मूवमेंट देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड शॉर्ट टाइम, एकदम से जो शॉर्ट टाइम के अंदर जो मूवमेंट हुआ ना वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर मूवमेंट जो आएगा वो स्टडी, मतलब कि धीरे धीरे कंटिन्यूस जो मूवमेंट आएगा ना उसको अपन जो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। द फैक्टर अफेक्टिंग सेकुलर ट्रेंड आर पॉपुलेशन चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, चेंज इन डिमांड, कस्टम हैबिट्स etc। जैसे कि इंडिया के अंदर जमीन जो है वो पहले जितनी थी उतनी की उतनी ही है, पहले जितनी उपजाऊ थी उतनी की उतनी उपजाऊ इस तरीके से थी। लेकिन फिर उसके बाद में आज़ादी के बाद में हमने टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट किया, और उसके बाद में फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी जो क्रॉप है वो क्या हुई, कंटिन्यूस जो वो इंक्रीज होती गई। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस जो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कि भाई कंटिन्यूस जो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद में थोड़े समय बाद में हो सकता है कि वापस जो वो डाउनवर्ड ट्रेंड भी शुरू हो जाएगी, भाई अपन ने हो सकता है ज्यादा यूरिया यूज करें और उसके कारण जो वापस जमीन उपजाऊ नहीं बचे, और उसके कारण जो वापस क्या हो, डाउनवर्ड जो है वो भी ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड दिखेगा वो स्लो दिखेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से इस साल के एकदम से बहुत ज्यादा फसल हो गई या बहुत कम हो गई, इस तरीके से नहीं होगा। इनका इफेक्ट जो आएगा वो क्या होगा, स्टडी होगा, मतलब कि धीरे धीरे जो है वो जो कहानी सुनते हैं ना कछुआ और खरगोश वाली, तो ये वो
उस तरीके से जो कछुआ है उसके तरीके से ये चलेगा, ये धीरे 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 कंटिन्यूस इसके अंदर चेंज आता जाएगा। चेंज इन डिमांड वगैरह जो है वो कंज्यूमर की हैबिट, कंज्यूमर का टेस्ट वगैरह जो है उसकी वजह से, जैसे आज से कुछ समय पहले तक जो है वो ये ब्रेड वगैरह कोई नहीं खाता था, आज के टाइम में ब्रेड जो वो नॉर्मल कस्टम के अंदर आ गया है, सैंडविच पिज्जा वगैरह ये सारे की सारी चीज़ें। तो ये क्या है, धीरे धीरे लंबे समय के अंदर इनका क्या होता है, चेंज आता है। क्लियर है? These trends are slow and continuous movement which are rarely subject to sudden changes। ये जो है वो धीरे 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 चलते हैं। अब पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज हो रही है तो ये इस तरीके से कंटिन्यूस धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं होगा किसी एक साल के अंदर इस तरीके से पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही बात? या फिर टेक्नोलॉजी का जो इंप्रूवमेंट आएगा वो इस तरीके से कंटिन्यूस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक साल के अंदर एकदम से टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आ सकता है, एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। सीजनल वेरिएशन अकर ड्यू टू वेदर और कस्टम, फैशन, हैबिट वगैरह इनके कारण। दीज वेरिएशन कैन बी प्रिडिक्टेड फेयरली एक्यूरेटली बिकॉज दीज वेरिएशन रिपीट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। कि भाई जैसे बीनमाल के अंदर अगर मैं देखूं तो बीनमाल के अंदर पर्टिकुलर ये 15 अप्रैल लगभग जो है वो कुछ पर्टिकुलर दुकानें हैं जो मैंगो के जूस की लगेगी, ठीक है, और उसके बाद में ये दुकानें जो वो 15 जुलाई को बंद हो जाएगी। इस साल भी आएगी, अगले साल भी आएगी, फिर उससे अगले साल भी आएगी, फिर उससे अगले साल भी आएगी। तो आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई 15 अप्रैल आ गई और इस बार जो अभी तक आए नहीं। या फिर आपके जैसे जो भी सिटी है उसके अंदर अभी देखते होंगे कि जो नेपाल से कुछ लोग आते हैं जो स्वेटर वगैरह सेल करने के लिए आते हैं, जैसे ही जो है वो अक्टूबर वगैरह आता है तो उस केस के अंदर वो वहाँ पर आते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं और उसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च तक रहते हैं और 15 मार्च लगभग वो वापस निकल जाते हैं। तो इनका ट्रेंड क्या होगा, हर साल इसी तरीके से इसी टाइम के अंदर आएंगे और इसी टाइम के अंदर चले जाएंगे। हाँ, गन्ने का जूस जो अभी जैसे गन्ने का जूस चल रहा है, समझ आ रही बात? तो ये जो है वो, हाँ, तिब्बती मार्केट और ये जो है ये सारे के सारे इस तरीके से चलते हैं। उसके बाद में आता साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन कौन सा है? आर लॉन्ग टर्म मूवमेंट है, ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट में नहीं है, समझिएगा, है ना। ये जो है लॉन्ग टर्म, मतलब कि टाइम अच्छा खासा लेता है। पढ़ते अपन इसको शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन के अंदर है, क्योंकि ये देखो जो सेकुलर ट्रेंड होता है ना वो बहुत लंबे समय के बारे में बात करता है। ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है ना वो एक ऐसा नहीं कि एक साल के बारे में, 10-15 साल को भी हम क्या करते हैं, छोटा साल मानते हैं। जैसे कि जैसे पहले किसी एक ने स्टडी की थी, उसने कहा था कि हर 100 साल के बाद में सूर्य में एक विस्फोट होता है और उस कारण जो हर 100 साल के अंदर एक बार पूरी धरती पे या तो अच्छा खासा युद्ध होता है या फिर अच्छी खासी महामारी होती है। तो ये जो 100 साल का 200 साल का समय ना वो तो वहाँ सेकुलर ट्रेंड के अंदर आएगा। 10-15 साल जो है ना वो छोटे टाइम के अंदर है। समझ आ रही बात? वो इसी नॉर्मल के अंदर ही आएंगे, इस शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन के अंदर ही आएंगे। तो साइक्लिकल वेरिएशन जो है वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है दैट रिप्रेजेंट कंसिस्टेंटली रिकरिंग राइज एंड डिक्लाइन इन इन एन एक्टिविटी। ये कंटिन्यूस जो वो इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। ये इस तरीके से कंटिन्यूस चलता होगा। वेरी फ्रॉम मोर देन 1 ईयर टू ये 10 और 12 ईयर तक चलता है। एक साल से ज़्यादा समय और 10 से 12 साल तक के समय के बीच में चलता है। एग्जाम्पल जैसे बिजनेस साइकिल का, पहले बिजनेस जो वो ग्रोथ करेगा, फिर जो वो प्रॉस्पेरिटी पे आएगा, फिर उसके बाद में उसमें डिक्लाइन आना शुरू होगा। आना शुरू होगा तो वो रिसेशन का पीरियड चलेगा, फिर जो कंप्लीटली डिक्लाइन आएगा जैसे अपन डिप्रेशन कहेंगे, फिर वापस वो क्या करेगा, रिकवरी का प्रोसेस शुरू करेगा, फिर वापस प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर वापस जो वो ये प्रोसेस जो वो कंटिन्यू चलता रहता है। आप अपने जीवन में भी देखते होंगे, कभी जो है वो आप आपके हिसाब से सारे काम चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अब जो मैं मेरे जीवन में ग्रोथ कर रहा हूँ, फिर आपको लगता है कि नहीं यार अब जो है वो इसके बाद में तो नहीं, ये भाई जैसे मेरा जैसे सीए हुआ, मुझे लगा कि हाँ अब सब कुछ सही है, फिर उसके बाद में लगा कि नहीं यार काम तो अभी भी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक बार बनते से ही जोश में आ गए, कुछ नहीं किया, साल 2 साल मजे ही किए, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए तो फिर पता चला कि नहीं यार काम तो करना पड़ेगा, फिर वापस रिकवरी का प्रोसेस शुरू किया और फिर वापस काम करना शुरू किया। अब वापस यहाँ आए हैं, यहाँ आएंगे, अब यहाँ आने के बाद अगर पचा पाए तो यहाँ रहेंगे, नहीं तो वापस जो कंटिन्यूस नीचे आना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो ये हर किसी के जो वो बिजनेस के अंदर या हर किसी की लाइफ के अंदर जो कंटिन्यूस चलता रहता है, ये साइकिल है और ये चलती ही रहेगी। डिफरेंस बिटवीन सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। दोनों में क्या क्या फर्क है? देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, आप प्रॉस्पेरिटी पे पार्टी करेंगे, आप आपका रिजल्ट जो है वो प्रॉस्पेरिटी पे लाएगा भाई। बड़ी उम्मीद है आपके जो रिजल्ट है वही हमें प्रॉस्पेरिटी पे लाएंगे। एक अच्छा रिजल्ट आ गया, फिर बाकी जो है वो सब अपने आप जो वो चलेंगे। रिजल्ट के अलावा काफ़ी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर साथ में जुड़ जाएंगे ना, वो भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट होगा, क्योंकि आगे जाके पूछेंगे तो आपसे ही कि भाई कहाँ से जो ज्वाइन करे, कहाँ से पढ़े, तो वो और हमें एडिशनल फायदा मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। सीजनल वेरिएशन क्या है? पीरियड एक साल से कम का होता है, जैसे हर साल 3-4 महीने का जो मैंगो वाला है या फिर ये तिब्बती मार्केट वगैरह, ये सारे हैं। साइक्लिकल जो है वो जनरली 3 से लेके 10 से 12 साल तक जो है वो करता है वेरी। रेगुलरिटी क्या है यहाँ समझिएगा, द पीरियड एंड सीरियल ऑफ वेरिएशन आर रेगुलर एंड फिक्स्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है? रेगुलर इन सीरियल बट द पीरियड इज अनसर्टेन। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि 3 महीने जो जिसमें सेल होंगे मैंगोज, उसी पीरियड के अंदर सेल होंगे, क्लियर है, और फिर वापस अगले साल उसी 3 महीने में वापस वही टाइम आएगा और फिर वापस उसी टाइम के अंदर वापस सेल होगा। तो ये सीरियल और पीरियड जो सेल का पीरियड है वो भी क्या होगा? सेम होगा। हो सकता है किसी टाइम 15 दिन ज्यादा चला जाए, किसी दिन कम चला जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस वाले में जो है पीरियड सेम नहीं है, सीरियल जो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। समझिएगा कि भाई प्रॉस्पेरिटी के बाद में जो वापस डाउन पे ही जाएगा, क्लियर है, ये तय है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी पे कौन कितना रुकेगा ये कोई तय नहीं है। कोई जो पहले दिन ही जो जैसे ही उसको मिलेगी सक्सेस, उसके बाद में वो हाथों हाथ नीचे की साइड में चला जाएगा। कोई जो वो वहां पर थोड़ा खुद को संभाल लेगा तो वो वहां पर रह पाएगा। फिर जो डाउनवर्ड होगा, डिप्रेशन होगा, तो अब डिप्रेशन भी कईयों का जो आता है और उसके बाद में थोड़ा कम समय के लिए रहता है और किसी का जो वो लंबे समय के लिए जो वो डिप्रेशन रहता है। समझ आ रही बात? भाई जैसे जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हैं तो उनके डिप्रेशन, उन ऐसा नहीं कि उनके डिप्रेशन आता नहीं है, उनके डिप्रेशन आता है और फटाफट से निकल जाता है। इस वजह से उसका क्या होता है पता नहीं चलता है, क्योंकि डिप्रेशन के लिए भाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ के अंदर डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन बढ़ेगा कब? जब उसको अकेला रहेगा। अब जॉइंट फैमिली के अंदर उसे अकेले में टाइम मिलता ही नहीं, उसके साथ अगर कुछ समस्या होती है उससे पहले पूरे मोहल्ले को, पूरे घर को पता चलता है और वो उतने उसकी मजाक उड़ा चुके होते हैं कि वो बात ही निकल जाती है। तो ये डिप्रेशन हो गया। ये डिप्रेशन भी किसका कितना रहेगा? अब कईयों का, कई लोग जो होते हैं उनका डिप्रेशन बहुत लंबे समय का रहता है, कईयों लोगों का डिप्रेशन जो बहुत छोटे समय का रहता है। थोड़े समय में उनको समझ आ जाता है कि भाई कोई बात नहीं है, तो एक फेज है, चला जाएगा, क्लियर है। तो ये होगा कंटिन्यूस इसी साइकिल के अंदर, लेकिन पीरियड किसी का फिक्स नहीं, रेगुलर इन सीरियल बट द पीरियड इज अनसर्टेन। पीरियड जो है यहाँ पर कोई भी सर्टेन नहीं रहेगा। रीजन ऑफ वेरिएशन ये जो है किस वजह से होता है? जैसे क्लाइमेट हो गया कि भाई गर्मी आएगी तो मैंगो जूस वगैरह बिकेंगे, ये उसकी वजह से, सीजन की वजह से, कस्टम की वजह से कि भाई दीपावली के आसपास जो वो सेल बढ़ेगी। हैबिट की वजह से, जैसे सर्दियों के अंदर जो वो खाने की चीज़ें ज़्यादा बिकती है, फैशन की वजह से। और ये जो है वो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इनकी वजह से जो ये रहता है। क्रोनोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शन, सीजनल वेरिएशन आर डिस्क्लोज डिफरेंटली इन डिफरेंट बिजनेस। अब किसी बिजनेस के लिए कोई सीजन अच्छी है, किसी बिजनेस के लिए कोई सीजन जो वो बेकार है। इसके अंदर लगभग सब में एक ही तरीके से चलेगा, ग्रोथ होगी, फिर वापस डाउन होगा, फिर वापस रिकवरी होगी और फिर वापस जो वो डाउन होगा। मेथड ऑफ मेजरमेंट जो वो सीजनल वेरिएशन इंडेक्स, चेन रिलेशन, ट्रेंड रेशियो वगैरह है। इसमें सिर्फ एक रेजिडुअल मेथड है और इसको भी कुछ ऑथर जो वो मानते हैं और कुछ ऑथर मानते हैं कि ये भी कोई मेथड है नहीं। irregular or random variation, these variation are irregular and they cannot be predicted easily। और नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह जो है, जैसे कुछ भी नहीं था, बहुत सही चल रहा था,
और 2020 के अंदर जो कोरोना आ गया, क्लियर है। और आया तो ऐसा आया कि फिर लोगों को घर के अंदर बंद ही कर दिया। तो वो क्या था, एक इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन था। आया 2 साल जो वो निकाल दिए गांव के अंदर ही, घर के अंदर ही सबके। तो उसका कोई भी ट्रेंड जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकता। टाइम सीरीज की मॉडल, 2 मॉडल है देखो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये अपन प्रोबेबिलिटी में भी ये चीजें देखी थी और यहाँ भी देखेंगे। देखो एडिक्टिव मॉडल जो है वो कब होता है, जब हम ये मानते हैं कि ये सारे जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि किसी एक के बढ़ने से या कम होने से किसी पे कोई दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है, समझिएगा। जैसे ट्रेंड वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से सीजनल पे, साइक्लिकल पे या ये इरेगुलर पे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, प्लस वाली मॉडल जो वो फॉलो करते हैं कि भाई इन सब का जो टोटल होगा वो क्या होगा, आज की ओरिजिनल वैल्यू जो वो बनेगी। अगर डिपेंडेंट मानते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, ट्रेंड वैल्यू बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट सब पे आएगा। जैसे समझिएगा, ये 5 थे, ये 7, ये 8 और ये 9, क्लियर है। अब 5 से ये क्या कर दिया जाए, इसको 9 कर दिया जाए, तो ये अल्टीमेटली इफेक्ट जो सिर्फ इसकी वैल्यू में आएगा, बाकी इसके कारण बाकी जो का इफेक्ट जो है वो उसके कारण बढ़ेगा नहीं। जबकि यहीं पर अगर अब मल्टीप्लीकेशन वाली मानते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता, 5 + 7 + 8 + 9, सॉरी 5 × 7 × 8 × 9। उस केस के अंदर क्या होगा, अगर इसको 9 करोगे ना तो ये 9 सारों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। करंट करंट पे पड़ेगा सबका इफेक्ट, है ना, करंट पे पड़ेगा सबका। लेकिन ये सारे आपस में किस तरीके से काम करेंगे, आपस में ये जो वो इंडिपेंडेंट की तरह अगर काम करते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि आपस में इंडिपेंडेंट के तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर तो हम क्या करेंगे, एडिक्टिव मॉडल जो वो यूज करेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि नहीं ये सारे के सारे रिलेटिव है और एक दूसरे पे क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे और डिपेंडेंट की तरीके से काम करेंगे, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाली मॉडल जो वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T × S × C × I। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक चीज जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो ये होता है कि ये जो ट्रेंड है ना, इसकी तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और बाकी सब की जो क्या करते हैं, रिलेटिव वैल्यू जो वो यूज करते हैं। ये जो ट्रेंड जो है इसकी हम क्या करेंगे, इन मल्टीप्लीकेशन मॉडल, ट्रेंड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ ओरिजिनल डाटा। जो भी ओरिजिनल डाटा है, जैसे किलोग्राम में है तो ट्रेंड जो वो सिर्फ किलोग्राम में रखेंगे, और बाकी के सारे जो क्या होंगे, रिमेनिंग जो भी कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और प्रपोर्शन। ताकि क्या होगा, जैसे एक के कारण, जैसे एक यहाँ पर आपने क्या कर दिया, रुपीज में भी ले लिया, जैसे 5,000 रुपीज, अगर सारे परसेंटेज में होंगे तो फिर ओरिजिनल वैल्यू भी क्या आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी, जबकि अपने को ओरिजिनल वैल्यू तो चाहिए। अब 5,000 और बाकी के सारे जैसे इंडेक्स नंबर के टाइप से बना सकते हो या परसेंटेज के टाइप से बना सकते हो, तो उनसे मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू जो वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो ट्रेंड जो है उसको अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल डाटा के रूप में यूज करेंगे, ताकि अपने को ओरिजिनल वैल्यू जो वो मिल जाए, और बाकी के सारे जो वो किस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और प्रपोर्शन रखेंगे। वहां पर जो है सारे के सारे जो है वो इंडिपेंडेंट मानेंगे, और सारे जो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो वो यूज कर लेंगे। क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट? इसके बाद में आता है इन दोनों में डिफरेंस। एडिक्टिव के अंदर क्या होगा, ओरिजिनल के लिए अपन क्या करेंगे, सारों का ऐड करेंगे, यहाँ सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल कंपोनेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट ऑफ ओरिजिनल डाटा। यहाँ पर सारे के सारे ओरिजिनल डाटा में, यहाँ ट्रेंड जो वो ओरिजिनल डाटा में, और बाकी सारे के सारे जो वो क्या करेंगे, देखो समझिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो सारे के सारे है, जैसे यहाँ
ये जो है, ये है और ये है, ये सारे के सारे, एक तो पहली बात तो इन सारों को हम क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट मानेंगे। ये मानेंगे कि एक का इफेक्ट जो वो किसी दूसरे पे नहीं आ रहा है। क्लियर है। और हमें ओरिजिनल वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है भाई। जैसे यूँ समझिए, जैसे आज जीवन के अंदर आप जहाँ भी खड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे निर्णय जो आपने लिए वो उनका कंपाउंड इफेक्ट आ रहा है। समझ आ रही बात, उनका कंपाउंड इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया 11th के अंदर, उसके बाद में सब्जेक्ट लेने के बाद में आपने स्टडी कैसे की थी, शुरुआत के अंदर आपकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई थी, स्कूल के अंदर जो टीचर वगैरह कैसे थे, उसके अलावा फैमिली सपोर्ट आपकी किस तरीके से रही। ये सारे सारे फैक्टर जो वो अल्टीमेटली जो वो डिसाइड करते हैं कि भाई आज जो वो आप कहाँ पर पहुंचे हैं। एक तो कहता है कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, कि भाई आपकी स्कूल कहाँ थी ये एक अलग मुद्दा है, आपकी जो फैमिली सपोर्ट किस तरीके से थी ये एक अलग मुद्दा है, और आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया वो एक अलग मुद्दा है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट ये लेने की वजह से ये सारे के सारे कंपोनेंट का उनके ऊपर इफेक्ट आएगा। तब तो आप क्या कर रहे हो, इनको इंडिपेंडेंट मान रहे हो, आप इनको क्या करोगे, सबको प्लस करोगे। एक दूसरा ये हो सकता है कि आप जीवन में जिस जगह पे हो वहां पर जो आप मान रहे हो कि नहीं ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो क्या है, डिपेंडेंट है। कि बचपन में स्कूल खराब थी तो क्योंकि जो फैमिली सपोर्ट नहीं थी इस वजह से थी, अच्छी स्कूल थी तो फैमिली सपोर्ट थी इस वजह से थी, फिर फैमिली की सपोर्ट थी इस वजह से हमने क्या किया, उन्होंने हमें सही गाइड किया, हमने सब्जेक्ट लिया इस तरीके से। तो अगर हम ये मानते हैं तो उस केस के अंदर उनका क्या होगा, कंपाउंड इफेक्ट आएगा। जैसे अपन कहते हैं ना, कभी कभी सुबह सुबह के उठे और दिन खराब, मतलब यूं लगा मूड खराब टाइप हुआ, उस खराब मूड के अंदर क्वेश्चन करते हैं तो अपना क्वेश्चन जो है वो खराब गलत होता है, कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन भी गलत होती है। कई बार ऐसा मूड ही हो जाता है उसके इसके अंदर, सब कुछ जो खराब ही खराब लगता है। फिर जो खड़े होके कहीं चलते हैं तो ग्लास टूट के गिरती है, कप टूट के गिरते हैं इस तरीके से। तो वहां हम मानते हैं कि भाई कंपाउंड इफेक्ट है, कि भाई उसका इफेक्ट जो वो सबके ऊपर ही आता है। भाई कहा जाता है कि भाई अगर मम्मी के पैर में चोट है तो मतलब पूरे घर के पैर में चोट है, क्योंकि फिर वो सब पे गुस्सा करेंगे और वो सब पे गुस्सा करेंगे तो सब पे गुस्सा कंटिन्यूस होता रहता है, वो इस तरीके से चलता रहता है। क्लियर है। अब यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ जो है ये भी ओरिजिनल डाटा लेंगे, ये भी ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, ये भी ओरिजिनल लेंगे, ये भी ओरिजिनल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम कंपाउंड इफेक्ट देखते हैं तो सिर्फ एक जो है ये ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, बाकी सब जो वो क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के रूप में लेंगे। हाँ, फिर पूरे दिन कहते हैं जाने किसका मुंह देख लिया वगैरह। ट्रेंड, सीजन, साइकिल और इरेगुलर। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो बात। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है सिर्फ उसको एक ओरिजिनल डाटा में लेंगे, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली ओरिजिनल वैल्यू ओ जो है, ओरिजिनल वैल्यू वो तो आज की चाहिए। तो उसके लिए एक ट्रेंड जो वो लेंगे और बाकी सारे जो रेशियो प्रोपोर्शन उनके जो भी है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ट्रेंड वैल्यू है 5000, सीजनल जो है वो 101 है, साइक्लिक जो है वो 120 है, और इरेगुलर जो वो 103 है। तो ये सीधा इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि वो परसेंटेज के हिसाब से रखेंगे तो डिवाइड बाय 100 या इस तरीके से। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से ये इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे कि 5000 रुपये इसके कारण है, 3000 रुपये जो वो इसके कारण है, 2000 रुपये जो वो इसके कारण है, और 1000 रुपये इसके कारण। यहाँ सारे जो एब्सोल्यूट अमाउंट में होंगे वहाँ पर एक एब्सोल्यूट में लेंगे और बाकी सारे रेशियो प्रोपोर्शन में ले लेंगे। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर ऑल कंपोनेंट जो वो ओरिजिनल यूनिट ओरिजिनल डाटा के रूप में रखेंगे, और यहाँ पर जो वो क्या करेंगे, ट्रेंड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल डाटा एंड रेस्ट जो वो प्रोपोर्शन टू द ट्रेंड, ट्रेंड के प्रोपोर्शन में देखेंगे। एंड यहाँ जो वो इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर जो वो क्या है, ऑल component are not treated as independent but are relatively related units each other with the algebraic relation, कि भाई वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे पे कंपाउंड इफेक्ट डालते हैं। और यहाँ पर हर किसी को अपन क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट मानेंगे। इफेक्ट ऑफ ट्रेंड ऑन सीजनल वेरिएशन, इन दिस मेथड इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड डज नॉट अफेक्ट सीजनल वेरिएशन। वो कह रहा है कि ट्रेंड अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ट्रेंड अलग चल रहा है, सीजनल जो है वो अलग चल रहा है, यहाँ सारे इंडिपेंडेंट है, सब कुछ अलग अलग चल रहे हैं। इसके अंदर अगर ट्रेंड में इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो वो सब पे ही सीजनल वेरिएशन आल्सो अफेक्ट सीजनल वेरिएशन, बट सीजनल वेरिएशन डू नॉट अफेक्ट ट्रेंड। लेकिन सीजनल वेरिएशन जो वो ट्रेंड के ऊपर अफेक्ट जो वो नहीं डालेगा। भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट।
यहाँ जो है इसकी एक एजम्पशन ये है कि भाई ये जो है जो क्या कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज होगा अगर ट्रेंड के अंदर, तो वो तो सीजनल वेरिएशन पे भी इफेक्ट डालेगा, लेकिन सीजनल वेरिएशन जो वो अफेक्ट नहीं डालेगा ट्रेंड के ऊपर। समझिएगा कैसे। एल्जेब्रिक रिलेशन मतलब जैसे ए प्लस बी एक्स वगैरह जिस तरीके से होते हैं ना, ये इस तरीके से, मतलब कि उनका एक फिक्स जो वो रिलेशन रहेगा, इस तरीके से चलेगा उनका। ये वाला पॉइंट समझिएगा। देखो इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड, अगर ट्रेंड के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, तो वो क्या करेगा, सीजनल वेरिएशन में इंपैक्ट लेके आएगा। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो उस केस के अंदर हो सकता है कि लोग जो कंजम्पशन कम करें और इस साल जो सेल जो है वो कम हो, जैसे कि पर्टिकुलर खाने पीने की चीजें जो वो कम हो, कम इस्तेमाल हो, इस तरीके से होगा। तो ट्रेंड का तो जो है वो इफेक्ट आएगा। इन दिस मेथड इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड आल्सो अफेक्ट सीजनल वेरिएशन, बट सीजनल वेरिएशन डू नॉट अफेक्ट ट्रेंड। लेकिन इस साल जो है वो सीजन अच्छी हुई और जो है या फिर सर्दी अच्छी पड़ी, इस वजह से जो खाने पीने की चीजें अच्छी बिकी, इस वजह से ओवरऑल ट्रेंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आ रही बात, ये जो है थोड़ा सा समझिएगा ना, ये वाला पॉइंट वापस पढ़िएगा। देखो अगर ट्रेंड के अंदर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मतलब कि ओवरऑल जो है वो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो उस केस के अंदर जो है जो सेल है वो सबकी बढ़ेगी। समझ आ रही बात, जो सीजनल वेरिएशन उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। क्लियर है। लेकिन इस पर्टिकुलर साल जो वो शादियां ज्यादा हुई, इस वजह से सेल ज्यादा हो गई, इसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड जो वो चेंज नहीं हो जाएगा। क्लियर है। जबकि इसके अंदर तो क्या माना गया, इन दिस मेथड इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड डज नॉट अफेक्ट सीजनल वेरिएशन। एल्जेब्रिक रिलेशन मतलब कि इनके फिक्स बीच में जो जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक स्पेसिफाइड रिलेशन होगा। ऑल कंपोनेंट आर नॉट ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट बट आर रिलेटिवली रिलेटेड यूनिट ईच अदर विद द एल्जेब्रिक रिलेशन। जैसे कि ये 1.01 1.07 जो भी आएगा इनका, उस तरीके से इनको क्या करेंगे, हाँ ट्रेंड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ट्रेंड जो है वो या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये कंटिन्यूस इस तरीके से या तो इंक्रीज होता जाएगा या फिर डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ टाइम सीरीज, भाई इनके फॉर्मूलों के नाम, जो मेथड के नाम ध्यान रखिएगा। मेनली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो मेथड के नाम से ही पूछा जाता है, क्योंकि मेथड जो है वो पूछे जाने यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाते हैं एमसीक्यू के अंदर पर्टिकुलर। फ्री एंड करो मेथड अपन ने समझा ही था कल। फ्री एंड के अंदर क्या करेंगे, ये लिया ग्राफ और जो भी है वैल्यू उनको पॉइंट पे प्लॉट किया और अपन ने क्या किया, ये इस तरीके से रख दिया। लेकिन फ्री हैंड के अंदर एक दिक्कत ये होती है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका बायसनेस जो वो अफेक्ट कर सकता है। अगर वो जैसे फ्री हैंड दे दे तो वो इस तरीके से ज़्यादा ऊपर भी ले जा सकता है और इस तरीके से भी ले जा सकता है। फिर अपन ने कहा सेमी एवरेज, सेमी एवरेज के अंदर जैसे पहले के 4 साल और लास्ट के 4 साल जो है, मतलब जैसे टोटल 8 साल है तो शुरुआत वाले 4 साल का एवरेज लिया, लास्ट वाले 4 साल का एवरेज लिया, उनका जो भी एवरेज है उनके 2 पॉइंट प्लॉट किए और आपने लाइन खींच दी। मूविंग एवरेज 3 ईयर का हो सकता है या 4 ईयर का हो सकता है, जिस भी तरीके से लेना चाहे। 3 ईयर का है तो पहले 3 साल का, फिर अगले 3 साल का, फिर अगले 3 साल का, फिर अगले 3 साल का, इस तरीके से कंटिन्यूस क्या करेंगे, उनका एवरेज जो वो लिखते रहेंगे। पहले 3 साल का जो सेकंड ईयर के आगे, फिर दूसरे वाले 3 साल का जो वो थर्ड ईयर के आगे, इस तरीके से कंटिन्यू लिखते रहेंगे। फिर जो वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपका रिग्रेशन के जैसा जैसे ही चलेगा। सेकंड डिग्री पैराबोला कर्व जो है उसके अंदर जो वो मल्टीपल रिग्रेशन के जैसा चलेगा। और एक एक्सपोनेंशियल ट्रेंड जो कि क्या करता है, लॉगरिथम का इस्तेमाल करता है। इनका मेन चीज जो वो यही याद रखिएगा, मेन यहीं से क्वेश्चन बनता है। जैसे पिछली बार ईएफएम में तो सीधा ही क्वेश्चन पूछा था कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में जो है वो एक क्या है, उसमें ऑप्शन ये दे रखा था कि वो एक ट्रेंड एनालिसिस का, सॉरी टाइम सीरीज का एक मेथड है, और फिर बी और सी ऐसे कुछ, बी सी डी जो ऐसे कुछ दे रखे थे। ये तो है सेकुलर ट्रेंड के, और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज है ना, तो वो सेकुलर ट्रेंड के ही क्वेश्चन जो वो पूछे जाने के चांसेज है। क्योंकि यहाँ जो है ये जो सीजनल है, सीजनल वाले में कैलकुलेशन जो है वो और ज्यादा लंबी हो जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो मेथड है वो मेनली मेथड कहते हैं कि पहले ट्रेंड कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद में जो ये, इसके बाद में ये कैलकुलेट होगा।
सेकुलर ट्रेंड जो वो लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म, टोटल शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा कि ओरिजिनल डाटा में से जो है आपका ट्रेंड हटा दो तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो जाएगा। अब शॉर्ट टर्म में दो तरीके से हो जाते हैं, सीजनल और साइक्लिकल। सीजनल के अंदर तो कुछ मेथड दे रखे हैं, साइक्लिकल के अंदर वैसे कुछ ऑथर तो ये कहते हैं कि इसके कोई मेथड है नहीं, और इस वजह से जैसे ये शायद नागर वाली या बुक है, और एक जो और क्यूटी की बुक है, वो दो बुक तो कहती है कि भाई कोई मेथड है नहीं, और एक बुक जो है वो कहती है कि भाई ये एक दो ऑथर है, उन्होंने चार मेथड दिए हैं, उनके नाम दिए हैं, जिसमें से एक रेजिडुअल एनालिसिस मेथड जो उसके बारे में उन्होंने लिखा भी है कि इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब मेजर सीजनल वेरिएशन के अंदर सीजनल एवरेजेज और सीजनल वेरिएशन इंडेक्स, सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग एवरेज, चेन और लिंक रिलेटिव, ये जो इंडेक्स नंबर के अंदर यूज करते हैं वो सेम टू सेम ही है। क्लियर है। और रेशियो टू मूविंग एवरेज और रेशियो टू ट्रेंड मेथड और साइक्लिकल वेरिएशन, इसके अंदर जो ये चारों मेथड के नाम जो याद रखने, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। प्री एंड अपन समझ चुके हैं। ये सेमी एवरेज, अगर ऑड नंबर तो मिडिल ईयर को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, जैसे नो है तो। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ये जैसे 3 साल का भी ले रखा है और 4 साल का भी ले रखा है, दोनों एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे 3 साल का है तो 6, 15, 10 का एवरेज यहाँ लिख दिया, 2010 के आगे, फिर 15, 10 और 17.5 का यहाँ पर लिख दिया, 10, 17.5 और 12.5 का यहाँ लिख दिया। ये इनका टोटल है, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ईयर मूविंग एवरेज। कैलकुलेशन ऑफ 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज के अंदर क्या होगा, देखो 2009, 2010, 2011, 2012, ये 4 साल हुए। अब 4 साल का एवरेज जो है वो कहाँ लिखा जाएगा, दूसरे और तीसरे के बीच में। लेकिन अपने को तो किसी साल से पर्टिकुलर लिंक करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये फिर दूसरे साल, ये दूसरे साल के और तीसरे साल के बीच में, मतलब एक तरीके से लिख सकते हैं कि ये कहाँ पर लिखा गया है, ये 2.5 ईयर पे लिखा गया है और ये 3.5 ईयर पे लिखा गया। तो इन दोनों का टोटल करके इनके बीच में लिख दिया, जो कहाँ लिख दिया, 3 ईयर पे लिख दिया। 4 साल इसमें, 4 साल इसमें, तो ये टोटल कितने साल का है, 8 साल का, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो ये 4 ईयर का मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस इस तरीके से चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहले वाले 2 साल में कुछ भी नहीं आएगा और लास्ट वाले 2 साल के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन इनका बन नहीं सकता, लेकिन आपको एक एक बार देखा होना चाहिए ताकि आपको समझ आए। लिस्ट स्क्वायर वही रिग्रेशन वाला लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर है, और वही टू कंडीशन y माइनस वाई सी जो 0 होना चाहिए, और y माइनस वाई सी का स्क्वायर जो वो मिनिमम होना चाहिए। वाई सी का मतलब क्या है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, और y का मतलब क्या, ओरिजिनल वैल्यू। जैसे 2010 के अंदर प्रोडक्शन हुआ है 15,000, तो y तो 15,000 है, और अपने हिसाब से जो रिग्रेशन इक्वेशन के हिसाब से अपन ने कैलकुलेट किया वो मान लीजिए 14,000 है, तो 15,000 माइनस 14,000। ठीक है, और ये y माइनस वाई सी का टोटल करोगे तो उसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो इक्वेशन के हिसाब से अपने आप से एडजस्ट होता है। और y माइनस वाई सी का स्क्वायर जो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जो अर्थमेटिक मीन की है वो सेम टू सेम यहाँ पर भी है। क्लियर है। लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड, अगर फर्स्ट ईयर के टाइम को अपन पॉइंट ऑफ ओरिजिन माने, मतलब कि जैसे 2010, 11, 12, 13, 14 है, जैसे टाइम सीरीज जो वो इस तरीके से 2010, 2011, 2012, 2013। अगर फर्स्ट ईयर को माने 1, 2, 3, 4, इसको एक्स माने, तो उस केस के अंदर तो एक्स का क्या होगा, टोटल कुछ न कुछ आएगा। या फिर मिडिल ईयर को माने तो उस केस के अंदर जैसे 2010, 2011, 2012 और 2013, या 2 साल मिडल के हैं तो ये -0.5 कर दो, और ये +0.5 कर दो, ये 1.5 कर दो, ये -1.5 कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली इसके कारण जो है ये रिग्रेशन की दो इक्वेशन है, जैसे सिग्मा वाई, इनको सॉल्व करने के लिए सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो वो यहाँ पर सिग्मा, क्योंकि सिग्मा एक्स जो 0 है तो ये कट जाएगा, तो शॉर्टकट के अंदर सिर्फ एन ए बचेगा, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये सिग्मा एक्स 0 है तो ये कट जाएगा, तो ये बी सिग्मा एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। और उसके बाद में फिटिंग ऑफ पैराबोलिक और नॉन लीनियर मेथड और सेकंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन, ये जो है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, कितने भी फैक्टर लिए जा सकते हैं,
लेकिन बुक जो है सारी बुकें वो कहती है कि भाई 2 तक ये मतलब सी एक्स स्क्वायर तक तो फिर भी पढ़ सकते हैं, डी एक्स क्यूब से तो आगे हमारा पढ़ने की हिम्मत भी जो वो नहीं बनती है, इस वजह से हम उसको नहीं करेंगे। उन्होंने भी जो वो यहाँ तक सी एक्स स्क्वायर तक का ही किया, और वो भी वैसे पूछा जाए तो ये अपने को सिर्फ इतने तक का ध्यान रखना है। देखो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई, दोनों में सेम ही। वही सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो वो फर्स्ट ईयर को मानेगा तो ये लॉन्ग मेथड बन जाएगा, मिडिल ईयर को मानेगा तो शॉर्ट मेथड बन जाएगा। मिडिल ईयर को मानेगा तो सिग्मा एक्स जीरो हो जाएगा, सिग्मा एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये सेम टू सेम ये बन जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा ये कट जाएगा, एक तो ये कट जाएगा उस वाले शॉर्ट मेथड के अंदर, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो वो शॉर्ट मेथड जो वो बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे जो वो एक्सपोनेंशियल और सेमी लॉगरिथम मेथड जो है वो भी है। वो कहता है कि y इज इक्वल टू ए बी की पावर x होगा। अब दोनों साइड लॉग लेंगे, ये जो है वो लॉग के जरिए सॉल्व करता है, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग में क्या हो जाता है, गुणा जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये मैंने लॉग ए नहीं लिखा है ना, एक सेकंड, शायद ये मैंने गलत लिख दिया। ये भाई यहाँ पर लॉग ए है, ये यहाँ लॉग ए है ना, क्लियर है। और उसके बाद में वो सेम उसी तरीके से, और पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, आगे की साइड में मल्टीप्लाई में आ जाती है। हाँ एक्स क्यूब भी कट जाएगा, हाँ ये जो है ये एक्स क्यूब भी कट जाएगा ना। देखो लॉग ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है वो इक्वेशन इस तरीके से इस्तेमाल करता है, तो इस केस के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा, लॉग जब लेगा तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, ये यहाँ से देख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए बी की पावर एक्स के हिसाब से। यहाँ पर इक्वेशन जो वो ए प्लस बी एक्स जो है उस तरीके से नहीं चलेगी, ये यहाँ पर क्या चलेगी, ए बी की पावर एक्स। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो एक्स इंटू लॉग बी, ये इस तरीके से करेंगे। और इसकी इक्वेशन जो दोनों होगी वो इक्वेशन वैसी होगी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, लॉग का इस्तेमाल होगा। भाई ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी इसके अंदर आगे तो इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ पूछा नहीं जा सकता ना। ये कुछ ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल या सेमी लॉगरिथम कर्व जो है उसके बारे में क्या, जनरली ट्रेंड जब भी अपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थमेटिकल स्केल पर करते हैं। अर्थमेटिकल स्केल पर मतलब कि जो एवरेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन जब रिग्रेशन में लाइन ने पढ़ रहे थे तो अपन कह रहे थे ये लाइन जो है वो क्या है, दोनों पॉइंटों के बीच की है, एवरेज जो है वो इस तरीके से दो लाइनें बनती है कि एक तो हॉरिजॉन्टल दो पॉइंटों को देखेंगे, एक वर्टिकल दो पॉइंटों को देखेंगे, और उसके बीच की एक जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हैं। जबकि ये जो एक्सपोनेंशियल या सेमी लॉगरिथम कर्व है ये क्या कहता है, ट्रेंड वर प्लॉटेड ऑन अर्थ, जनरली जो है वो अर्थमेटिकल स्केल पर करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ट्रेंड जो वो किसकी मदद से करते हैं, हम लॉगरिथम की मदद से किया जाता है। क्लियर है। और लॉगरिथम स्ट्रेट लाइन जो वो इज यूज a secular trend when series is increased or decreased by constant percentage rather than constant absolute amount, कि भाई 5% से बढ़ रही है, 7% से बढ़ रही है, तो उस केस के अंदर जो वो क्या होगा, ये लॉगरिथम स्ट्रेट लाइन जो वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर कांस्टेंट अमाउंट है कि 5 5 5 5 बढ़ रहा है तो उस केस के अंदर जो है वो आपके नॉर्मल यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट परसेंटेज हो तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर, ये भाई कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि समझने के लिए इसको पूरे मेथड को जो अपने को खोल के पढ़ना पड़ेगा उतना अपने काम का ये है नहीं। क्लियर है। उसके बाद में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब कई बार जो क्या होता है, अपन ने जैसे ये ट्रेंड जो कैलकुलेट किया वो 2001 को लेके कैलकुलेट किया। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स जो हमारा क्या था, 2001 था। फिर अपने को बैठे बैठे लगा कि यार 2001 से नहीं, या किसी से कंपैरिजन करना था, तो हमें कहा कि 2003 से बनाना है। तो उस केस के अंदर अपने को क्या करना था, 2003 से करना था, तो अपने को क्या करना होगा, बेस जो है वो क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। 2001 से क्या करना होगा, 2003 करना होगा। कुछ भी नहीं है, एक्स को अपन क्या कर रहे हैं, 2 से बढ़ा रहे हैं। भाई 2001 जो है जो भी वैल्यू थी उसकी 3 थी, तो अब 3 की जगह अपने को क्या करना है, 5 करना है। या इसको 2001 को अपन ने 0 लिया था, तो अब इसको क्या करना है, 2 करना है। समझ आ रही बात, 2 जो है वो बढ़ाना है।
तो जितना भी है ये के जो भी कांस्टेंट अमाउंट है जितना शिफ्ट करना है वो क्या कर दो प्लस और माइनस कर दो। जो इक्वेशन है उसमें जहाँ एक्स है उसके आगे प्लस और माइनस के कर दो। ये यहाँ जो भी है ये पैराबोलिक वाली एक्स तो है तो वहाँ पर एक्स के आगे कर दो। या एक्सपोनेंशियल में जहाँ एक्स है उसके आगे के जो है वो प्लस और माइनस कर दो। क्लियर है भाई। सिंपल सी जो इक्वेशन थी वो की वो इक्वेशन है, लेकिन बेस को अगर आपको शिफ्ट करना है तो उस केस के अंदर जितना शिफ्ट करना है 2 साल आगे बढ़ाना है तो 2 2 साल प्लस कर दो। सब में एक्स में क्या कर दो 2 प्लस कर दो। अगर 2 साल पीछे खिसकाना है तो 2 माइनस कर दो। जहां भी एक्स है वहां पर क्या कर दो 2 माइनस कर दो। हाँ इंडेक्स नंबर की तरह जो वो बेस चेंज करने वाला सिस्टम है इसके अंदर भी सेम। समझ पा रहे हो बात भाई यहाँ तक की? क्लियर है? क्लियर है। ये वाला अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये वैसे है कुछ भी नहीं, छोटा सा ही है 2 मिनट का ही, लेकिन इसमें शायद मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं लिखने में गलती की है, तो मैं इसको वापस एक बार चेक करके फिर जो नेक्स्ट क्लास से शुरुआत में बता देंगे ना। मेथड ऑफ मेजरिंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल डाटा में से ट्रेंड जो वो क्या कर देंगे लेस कर देंगे। एक्सपोनेंशियल में क्या, क्लियर है भाई। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जो वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है, अब इसके मेथड जो वो कैलकुलेशन और भी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है। समझिएगा वैसे सिंपल सी है लेकिन है लंबी चौड़ी हो जाती है। देखो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन में सीजनल वेरिएशन इंडेक्स और सीजनल एवरेज मेथड। सीजनल एवरेज मेथड जो क्या कहता है, मेनली इनके अंदर देखो ये एक बार समझ लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली याद इनके अंदर जो फॉर्मूले दे रखे हैं ना उन्हीं को कीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा एक्स्ट्रा जो पूछा नहीं जा सकता, इतनी कैलकुलेशन एमसीक्यू में पूछी नहीं जा सकती। सीजनल वेरिएशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। जैसे कि ये दे रखा है जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब सीजन जो वो मंथ वाइज हो सकती है, क्वार्टर वाइज हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। अब जनवरी का आपने क्या किया, मंथली टोटल करके क्या कर दिया मंथली एवरेज कैलकुलेट कर दिया। वैसा वैसा फरवरी का आपने क्या कर दिया मंथली एवरेज कैलकुलेट कर दिया। मार्च का मंथली एवरेज कैलकुलेट कर दिया। अप्रैल का वगैरह का सबका। और एक जो है वो जनरल एवरेज कैलकुलेट किया। जनरल एवरेज मतलब कि जो ओवरऑल टोटल एवरेज जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? अब जो है वो आपको क्या करना है, सीजनल वेरिएशन तो आपका ओवरऑल एवरेज क्या बनता है 25, जबकि जनवरी में क्या था, जनवरी में क्या है 30 है। तो आप क्या कहोगे, सीजनल वेरिएशन इंडेक्स कैसे करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। यहाँ क्या कहोगे 24 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 28 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 21 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ताकि आपको पता चल जाए कि ओवरऑल जो साल भर का एवरेज है उसके कंपैरिजन में इस महीने का एवरेज जो वो किस तरीके से, ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंगो वगैरह का आप बनाओगे तो उसके इसके अंदर मैंगो की सेल का अगर रखोगे तो वो अपने आप से क्या हो जाएगा, मार्च के अंदर सेल ज़्यादा हुई होगी, अप्रैल में ज़्यादा हुई होगी और मई में ज़्यादा हुई होगी। ओवरऑल जो है उसके कंपैरिजन में इसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो सीजनल वेरिएशन इंडेक्स जो वो ज़्यादा शो होंगे। तो अपने आप पता चल जाएगा कि भाई यहाँ जो वो सीजनल इफेक्ट ज़्यादा आया है। क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट करना है, सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज इनटू 100। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब ये जो है ये मेथड तो और ज्यादा लंबा हो जाता है, सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग एवरेज। तो देखो पहले तो मूविंग एवरेज तक तो कैलकुलेट करना, वो तो सिंपल सा जो सेम प्रोसेस अपन ने अभी तक सीखा था ना वही सेम। जैसे 30, 81, 62 और 119 है, इनका टोटल 292 यहाँ लिख दिया, 295 यहाँ लिख दिया, फिर इनका एवरेज जो 587 और उनके डिवाइड बाई 8 कर दिया तो ये 73। ये तो आपको करना ही है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, सीजनल वेरिएशन थ्रू मूविंग एवरेज। तो ये तो मूविंग एवरेज यहाँ तक का तो आपको नॉर्मल जैसा कैलकुलेट करते हैं
वैसा वैसा कैलकुलेट करना ही है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा था कि ओरिजिनल डाटा में से जो वो क्या कर देते हैं, ट्रेंड वैल्यू हटा दे, तो उस केस के अंदर जो क्या होता है, बाकी जो बचता है वो क्या कहलाता है, हमारा शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। यही पढ़े थे कि भाई टोटल जो चेंज आ रहा है उसमें से लॉन्ग टर्म वाला हटा दो, बाकी क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म वाला बचेगा। तो हमने कहा कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल डाटा में से ये जो है क्वार्टरली मूविंग एवरेज है, ये एक तरीके से किसका मेथड था, लॉन्ग टर्म वाले में था मूविंग एवरेज वाला मेथड। तो ये लॉन्ग टर्म है या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये 62 है और ये जो है वो 73 है। तो उन्होंने कहा ओरिजिनल डाटा में से अगर आप मूविंग एवरेज के लेस कर दोगे तो ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बचेगा। ये क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बचेगा। ऐसा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो क्या कर दीजिएगा, हर एक साल का कैलकुलेट कीजिएगा। हमने कहा कि हमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं, हमें सीजनल वेरिएशन जो कैलकुलेट करना था। उन्होंने कहा कि शांति रखिए, पहले ये कैलकुलेट कर ले। हमने कहा कि ये कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि एक नई टेबल बनाइए। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि उसके अंदर हर सीजन के अंदर जो क्या आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन रहा है वो लिखिए। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है, कौन सा है ये, पहले साल के जो ये तीसरी वाली सीजन है उसमें क्या है, -11 है। तो ये तीसरे वाले सीजन में -11 लिख दीजिए। चौथी वाले सीजन जो है उसके अंदर कितना है, 42 है, 42 लिख दीजिए। और ये इस तरीके से इनको लिख दीजिए। उसके बाद में इनका क्या कर दीजिएगा, एवरेज कैलकुलेट कर दीजिए। इनके बाद इनका क्या कर दीजिए, सीजन वाइज इनका क्या कर दीजिए, एवरेज जो वो कैलकुलेट कर दीजिए। समझ आ रही बात, इनका सीजन वाइज क्या कर दीजिए, एवरेज जो वो कैलकुलेट कर दीजिए। हाँ ये कौन सी होती है यार, हाँ बसंत ऋतु, हाँ बसंत ऋतु भाई। एक तो क्या है, आधे से ज्यादा राजस्थान में इस पोजीशन के अंदर में, इस स्थिति में उन्होंने क्या है, जैसे कॉमर्स लिया तो 11th में इंग्लिश मीडियम ले लिया, 10th तक हिंदी मीडियम थे, और हिंदी मीडियम भी शुद्ध हिंदी मीडियम। तो ये ऐसे वर्ड जब आते हैं इंग्लिश के तो इंग्लिश सारी की सारी खत्म हो जाती है। क्लियर है, ये सीजन के हिसाब से जो वो जो भी अमाउंट है वो आपने क्या किए, कैलकुलेट किए। और फिर पर्टिकुलर हर सीजन का जो भी है वो लिख दीजिए। जैसे कि पहले ये तीसरी वाली जो सीजन थी -19, तो ये इसके आगे -19 लिख दीजिए। चौथी सीजन का जो कितना है, 68 है, तो ये 68 जो वो लिख दीजिए। इस तरीके से ये सब लिख दीजिए। ये जो है ये क्या कहलाएगा, सीजनल वेरिएशन कहलाएगा। ये जो है ये क्या है, सीजनल वेरिएशन। और शॉर्ट टर्म में से जो सीजनल है वो हटा दीजिए, तो बाकी का क्या बचेगा, वो कह रहे हैं कि इरेगुलर जो वो बचेगा। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो बात। तो भाई अल्टीमेटली इसके अंदर देखो एमसीक्यू में बाकी तो इसका क्वेश्चन कुछ बन नहीं सकता है, बस आपको प्रोसेस एक बार पता होना चाहिए। एक एक इलस्ट्रेशन इसलिए बना के लिख रखा है तो आपको पता चलेगा। और बाकी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है कैसे कैसे बना है। ये अलग से टेबल बनी हुई सीजनल वेरिएशन के लिए, और ये इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर है, बाकी इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। चेन और लिंक रिलेटिव जो है वो सेम मेथड है एज इट इज, जो अपन ने क्या किया था उसमें इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट किया था। लिंक रिलेटिव जो करंट सेशन का डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेशन का। फिर उसके बाद में एवरेजेज ऑफ लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना, हर अलग अलग सीजन के हिसाब से लिंक रिलेटिव होंगे, उन हर का जो है वो एवरेज कैलकुलेट करना होगा, जैसे इस टेबल के अंदर कर रहे हैं वैसा वैसा। और फिर उसके बाद में कन्वर्ट दीज एवरेजेज इनटू चेन रिलेटिव बाय द फर्स्ट सेशन एज बेस। पहले से जो सेशन है सीजन है उसको क्या कर दीजिए आप 100 मान लीजिए, और उसके बाद में जो उनके चेन रिलेटिव जो कैलकुलेट कर दीजिए, चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सेशन इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट सीजन। अब इसके अंदर एक चीज ये है कि भाई क्या करते हैं, पहले सीजन का जो अपन क्या मानते हैं, ये 100 मानते हैं चेन रिलेटिव। तो उन्होंने कहा कि ये जो पहले का आपने पहले 100 मान के आपने चेन रिलेटिव कैलकुलेट किया, फिर जो फर्स्ट सीजन का कंप्यूट कीजिए चेन रिलेटिव। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि लिंक रिलेटिव ऑफ फर्स्ट सीजन उसको गुणा कीजिए चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सीजन। मतलब कि जैसे समझिएगा भाई, ये जैसे
जनवरी फरवरी मार्च जो वो पहला सीजन है, अप्रैल मई जून जो वो दूसरा है, जुलाई अगस्त और सितंबर जो वो तीसरा है, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर चौथा सीजन है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया, इसका चेन रिलेटिव क्या कर दिया, 100 मान लिया। क्लियर है। और फिर बाकी वालों का क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा मत कीजिए, अब इसको क्या कीजिए, वापस कंप्यूट भी कीजिए। हमने कहा कंप्यूट कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। हम कहते हैं कि हमने कहा कि लिंक रिलेटिव ऑफ करंट इनटू चेन रिलेटिव ऑफ प्रीवियस। तो हमने कहा कि इसके जैसे फर्स्ट के तो प्रीवियस में कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्स्ट जो है ये किसके बाद आया, दिसंबर के बाद ही तो आया, जनवरी फरवरी। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस वाले को इस्तेमाल करके वापस इसको क्या कीजिए, कंप्यूट कीजिए। हमने कहा ठीक है, कर लेंगे कंप्यूट। और उसके बाद में अगर इसकी वैल्यू 100 आ जाती है ये वाली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 100 नहीं आती है तो फिर उसके इसके अंदर आपको एक ये करेक्शन फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन जो है इसका बन नहीं सकता एमसीक्यू के अंदर। बाकी प्रोसेस से छोटा मोटा कोई फॉर्मूला जो बना के पूछा जा सकता है, तो ये वाला चीज़ें आपको पता रखनी। प्रोसेस एक बार वापस समझ लीजिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिंक रिलेटिव करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद में इन लिंक रिलेटिव का क्या कर देते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है। ये आपकी फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन। अब इनका क्या किया, लिंक रिलेटिव लिंक रिलेटिव लिंक रिलेटिव लिंक रिलेटिव सबका ही आपने क्या कर दिया, लिंक रिलेटिव जो वो कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है, ये लिंक रिलेटिव हुआ। इनका टोटल किया और फिर इनका क्या कर दिया, एवरेज कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज लिंक रिलेटिव। फर्स्ट सीजन का एवरेज लिंक रिलेटिव, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। फिर उसके बाद में आपने कहा कि इनका चेन रिलेटिव कैलकुलेट करो। फर्स्ट वाले को 100 मान के फिर जो है वो अपना ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सेशन, फर्स्ट वाले में 100 मान लिया, दूसरे वाले में चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सेशन। ये जो चेन रिलेटिव है और इसका लिंक रिलेटिव है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। अगर ये जो कंप्यूट करते हो, ये एक बार जो आपने कंप्यूट किया उसके बाद में क्या करोगे, आप फर्स्ट वाले का दोबारा कंप्यूट करोगे। वो कैसे करोगे, लिंक रिलेटिव फर्स्ट सेशन इंटू चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट सेशन। अगर वो 100 आ जाता तो ठीक, और अगर 100 नहीं आता ये, तो उस केस के अंदर आपका ये मंथली है तो 1/12 इंटू चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट सेशन माइनस 100, इस तरीके से करेंगे। और बाय 4 करेंगे, ये भी शायद मैंने गलत लिख दिया। अगर क्वार्टरली है तो उस केस के अंदर डिवाइड बाय 4 कर देंगे। एक सेकेंड, दो करेक्शन हो गया ना। फिर ये जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद में जो जो भी अमाउंट आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और सीजनल इंडिसाइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्टेड चेन रिलेटिव डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ करेक्टेड चेन रिलेटिव। अल्टीमेटली आपको इसमें अगर कुछ याद करना ही हो तो उसके अंदर ये और ये दो चीज़ें जो वो याद कर लीजिएगा। बाकी लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव जो आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था वो सेम ही है, इसके अंदर और कुछ भी चेंज है नहीं। बाकी इसका क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है वो इसका बन नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा जो है मेथड उसका क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर एक आता है रेशियो ऑफ मूविंग एवरेज, और इसके जैसा जैसा एक और है रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ये दोनों एक जैसे काम करते हैं। रेशियो ऑफ मूविंग एवरेज नाम से ही पता चलता है, पहले तो क्या करो, मूविंग एवरेज तक का कैलकुलेट करो। ये तो सेम ही प्रोसेस है। ट्रेंड वाला मूविंग एवरेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से ट्रेंड को कर रहा है। फिर क्या लिखा है, रेशियो टू मूविंग एवरेज। रेशियो टू मूविंग एवरेज मतलब कि क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय मूविंग एवरेज इनटू 100। ये इस तरीके से इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। ये आपने इनका क्या कर दिया, रेशियो कैलकुलेट कर दिया। फिर सीजनल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो भी आया, जैसे तीसरे का जो है वो 98.7 आया तो ये 98.7, चौथे का जो है वो 102.56। फिर ये सेम वो का वो प्रोसेस 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। ये पूरी टेबल थी, मैंने सिर्फ दो का ही लिखा है ना।
और फिर इनका क्या करो, मीन कैलकुलेट करो, ये सेम वैसा वैसा मीन कैलकुलेट होगा, और फिर सेम वो सीजनल वेरिएशन इंडेक्स मीन ऑफ क्वार्टर, ये जो है इसका मीन डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज, इन सब का मिला के जो जनरल एवरेज है 100.19 इंटू 100, इस तरीके से जो कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएंगे, इनके सीजनल वेरिएंस इंडेक्स हो जाएंगे। क्लियर है। और इससे आगे वाला जो है वो सेम वैसा का वैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, रेशियो टू मूविंग एवरेज, यहाँ पर क्या लिखा है, रेशियो टू ट्रेंड वैल्यू। तो यहाँ पर क्या, ये क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, मूविंग एवरेज के जैसा जैसे ही, लेकिन यहाँ पर जैसे मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे ना, यहाँ ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी बजाय यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड जो है वो ट्रेंड वैल्यू जो लिस्ट स्क्वायर के हिसाब से जो ट्रेंड वैल्यू बनती है वो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बाकी आगे जो प्रोसेस है वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू बाय मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, बाद में वही ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू, बाद में वैसी वैसी टेबल बनेगी, फिर वैसा वैसा क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज। क्लियर है भाई। एबीएसटी में क्या आया था क्वेश्चन, किसी को याद है क्या भाई, इंडेक्स नंबर का? हम्म, इंडेक्स का तो वो आया था, और टाइम सीरीज का क्या था, टाइम सीरीज का। सीजनल वेरिएशन का आया था, एक सेकेंड। एक तो ये था, बेस्ट मेथड फॉर द मेजरिंग द सेकुलर ट्रेंड रेफर टू लॉन्ग टाइम टेंडेंसी ऑफ टाइम सीरीज, और एक सीजनल वेरिएशन आर कॉज्ड बाय चेंज इन क्लाइमेट कस्टम और ट्रेडिशन। हाँ ये दो क्वेश्चन आए थे ना। ईएफएम में तो एक ही क्वेश्चन आया था कि एक्सपोनेंशियल जो मेथड है वो फोरकास्टिंग मेथड है, वो किससे रिलेटेड है, क्या हो गया भाई। और इसमें दो आए थे, एक तो द बेस्ट मेथड फॉर मेज, अभी इनको लिख के बता देंगे ना। इरेगुलर फ्लक्चुएशन अगर कैलकुलेट करना है तो उन्होंने कहा कि एक तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो है उसके हिसाब से कहा, तो हमने कहा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के हिसाब से कैसे, तो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, ओ डिवाइडेड बाय टी इंटू एस इंटू सी कर दो, और एडिक्टिव में क्या हो जाएगा, ओ जो वो कैसे होता है, टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, तो आई जो क्या हो जाएगा, ओ माइनस टी माइनस एस माइनस सी। क्लियर है। सीजनल वेरिएशन मेजरमेंट जो है इसके बारे में कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बाय क्रॉक्सटोन और, लेकिन क्रॉक्सटोन और काउडोन ने जो ये चार मेथड दिए, रेजिडुअल एनालिसिस मेथड, डायरेक्ट एनालिसिस मेथड, हार्मोनिक एनालिसिस मेथड और रेफरेंस साइकिल मेथड। नाम याद रखिएगा। रेजिडुअल एनालिसिस जो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो है
ओरिजिनल वैल्यू जो वो टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई है, ठीक है। तो सी और आई दो ही बचे हैं, बाकी जो है वो क्या है ओ डिवाइडेड बाय टी इंटू एस कर दो। तो इन दोनों का अल्टीमेटली इफेक्टिव जो है वो पता कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों जो है वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक बार आप फटाफट बता दीजिए बाकी। एक तो क्वेश्चन है कि बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग द सेकुलर ट्रेंड रेफर टू लॉन्ग टाइम टेंडेंसी ऑफ टाइम सीरीजेज। ऑप्शन ए दे रखा है फ्री हैंड मेथड, कर्व मेथड, दूसरा जो है वो सेमी एवरेज मेथड, और तीसरा जो है वो मूविंग एवरेज मेथड, और चौथा जो है वो मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। क्लियर है? लिस्ट स्क्वायर है, सीधी सी बात है, ये जो है प्रॉपर कैलकुलेट करता है। इसमें बाइजनेस का ऑप्शन है, इसमें जो है वो कभी बीच वाला साल ही छोड़ देता है, दो पॉइंटों के हिसाब से करता है। मूविंग एवरेज के अंदर 2 साल का भी मूविंग, 3 साल का भी लिया जा सकता है, 5 का भी लिया जा सकता है, 4 का भी लिया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है। दूसरा जो है वो सीजनल वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं, पहला जो वो लिखा है बिजनेस साइकिल, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और चेंज इन क्लाइमेट, कस्टम एंड ट्रेडिशन। ऑप्शन डी है ना? क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का जो एक बार क्लाइमेट, कस्टम और ट्रेडिशन क्लियर है, यहाँ तक का एक बार रिवीजन कीजिए कि मैं नोट्स जो है वो दो करेक्शन करके जो थोड़ी देर में आपको अपलोड कर देता हूँ। और कल जो है वो अपनी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल वो EORO का एग्जाम है, तो घर जो भरा पड़ा है मेहमानों से अभी। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, मैं नोट्स थोड़ी देर में आपके जो अपडेट कर देता हूँ। और कोई डाउट आए तो भाई पूछते रहिएगा ना। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।